गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, कल हमने किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस। आज हम कैलकुलेट करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। तो स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स स्फेरिकल होंगी तो हमने कंसीडर किया बेटा एक स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ ए इनर स्फेयर ए ऑफ रेडियस r1 एंड विच इज सराउंडेड बाय ए अनदर स्फेयर b ऑफ रेडियस r2। ठीक है, एंड अब जो दूसरी प्लेट होती है वो क्या होती है बेटा अर्थ एंड द स्फेयर बी इज अर्थ। ठीक है, अब मान लो लेट प्लस क्यू चार्ज बी गिवन टू स्फेयर ए स्फेयर को हमने क्या किया बेटा प्लस क्यू चार्ज दिया विच गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेयर ए एंड बाई इंडक्शंस, क्योंकि स्फेयर के ऊपर कोई हमने चार्ज नहीं दिया बी के ऊपर, तो बाई इंडक्शंस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगी इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड विच फ्लोज टू द अर्थ एज इट इज अर्थ। ये तो अर्थ है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो कर जाएगा अर्थ में, वो आपको पता है कैसे, उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बेटा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर ए, क्योंकि चार्ज बाहर है तो हमें पता कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा जीरो, तो अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जीरो, और बाहर कोई भी चार्ज नहीं है स्फीयर सरफेस के ऊपर, क्योंकि उसका चार्ज क्या हो गया फ्लोज टू द अर्थ, फ्लोज अर्थ के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, तो वहां पर भी कितनी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे चलेगी बाहर की ओर। ठीक है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड बिटवीन द टू स्फीयर ए एंड बी, ठीक एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा किसके कारण है, जो इस पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण है, कि यही पॉजिटिव चार्ज है तो ये इंड्यूस चार्जेस भी नहीं होता, तो ये बाहर की ओर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बेटा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो ये पॉइंट P है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितनी दूर है यहाँ से इसके सेंटर से R, तो बाहर के पॉइंट के लिए कैसे लगे पूरा पूरा चार्ज कहाँ पर कंसंट्रेट करा है एट इट्स सेंटर, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही पॉइंट चार्ज के कारण Q/4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, एंड अब हमने बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज चार्जेस। ठीक, इन दो प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमने पढ़ा बेटा E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr को इधर ले जाओ बेटा, तो dv कितना बन जाएगा बेटा आपके पास माइनस E इंटू dr, dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा v, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये E इंटू dr माइनस। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ये इसके सरफेस के ऊपर से लेके यहाँ अंदर वाले सरफेस के तक, बाहर कोई नहीं है, तो ये कहाँ से कहाँ तक सरफेस वेरी जो dr है कहाँ से कहाँ तक r1 से लेके r2 तक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड r1 से लेके r2 तक होगी, तो वही v इज इक्वल टू वट r1 टू r2 माइनस e dr माइनस वही r1 टू r2, e की वैल्यू Q/4πε0 r स्क्वायर dr, इसमें बेटा Q/4πε0 कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, और अंदर r1/r स्क्वायर तो उसको हमने r की पावर -2 लिखा इंटू dr, और हमने इंटीग्रेशन पता है x की पावर n प्लस 1/n+1, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी बेटा r1 वही r की पावर -2 + 1 -1/-2 + 1 -1, ये -1 बटे इधर तो इसको क्या प्लस बन जाएगा r की पावर -1/r और r1 टू r2, बस बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट Q/4πε0 1/r2 - 1/r1। ठीक है, तो ये पता लग गया बेटा। अब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दो स्फीयर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन या फिर ऐसे जो मैंने अभी बताया उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर ये आ गया बेटा, बस V इज इक्वल टू इन कैल्शियम लेके r1 इंटू r2, और यहाँ पे r2 माइनस r1 आ जाएगा, क्योंकि r1 से r1 कैंसिल हो, r2 इंटू 1 r2 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा r2 कैंसिल हो जाएगा, r1 इंटू 1 तो ये आ गया। अब हमें पता है जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू Q अपॉन V हमने अभी कैलकुलेट किया Q/4πε0 r2 - r1 अपॉन r1 - r2, बेटा Q से Q कैंसिल, ये 4πε0 और r1 इंटू r2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 4πε0 r1 इंटू r2 अपॉन r2 - r1, r2 इज द रेडियस ऑफ आउटर सरफेयर, ठीक है वो भी ठीक है, और r1 इज द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, और हमने पैरेलल प्लेट के लिए किया था, कितना था हमारे पास ε0 अपॉन d, तो दोनों का थोड़ा क्या डिफरेंस है बेटा, तो मतलब जो कैपेसिटेंस है डिपेंड्स अपॉन द शेप, ठीक है, एंड साइज एरिया। ठीक है,
रेडियस और मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो यहां पर भी बेटा ध्यान दो, अगर कोई जो मीडियम है इन दो स्फीयर के बीच में, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका, ठीक है, तो फिर एप्सिलॉन क्या यूज करना था हमने, फिर तो CM यूज करना था, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन यूज होना था, बाकी तो वही रहना था R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1, और हमें पता बेटा एप्सिलॉन का, तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यही जो CM था कितना था बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो K मैंने बाहर ले लिया, अंदर कितना था वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1, तो ये कितना जाना था CM इज इक्वल टू K इंटू C, तो C मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद एयर या वैक्यूम एज मीडियम। तो जो जब भी कोई मीडियम डालते हैं बेटा, तो मीडियम का जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एज ए मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर विद एयर या वैक्यूम एज मीडियम। क्लियर? तो ये था बेटा, तो ध्यान देना यहीं से हमारे पास क्या आता है, K इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा बेटा, ध्यान दो, C को इधर ले आओ, तो हम C नॉट भी लिख सकते हैं बेटा, मतलब नॉट मतलब फॉर वैक्यूम। क्लियर होगा? वैक्यूम के लिए हम कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स, तो ये यहां से C नॉट, तो K कितना आ जाएगा CM अपॉन C नॉट। तो यहां से बेटा हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या इसको हम इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं मीडियम की। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक between the two plates of the capacitor to the capacitance of the same capacitor with air or vacuum as a medium between two plates of capacitor। क्लियर? तो ये था बेटा हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, और साथ में हमने डिफाइन कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। ये इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, ये इन दोनों का रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो भी होता है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस at which are placed at some distance apart in vacuum to the force between the same charges which are placed at same distance apart in medium। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस का रेशियो भी, कैपेसिटेंस of the capacitor with dielectric between two plates to the capacitance of the same capacitor with air or vacuum between two plates of the capacitor। क्लियर? तो ये था बेटा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ, और एक बात बेटा ध्यान देनी है आपने, अब जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है उसका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इस तरह से सिलिंड्रिकल प्लेट्स होती हैं, वैसे स्फेरिकल भी बहुत कम आता है, लेकिन ध्यान देना है उसका, जो अगर हम इसका भी निकालें, इसकी लेंथ L माने इसका रेडियस R1 होगा और बाहर वाला रेडियस R2 होगा। ठीक है, बाहर वाला सिलेंडर क्या होगा, R3 भी होगा, तो उसका जो कैपेसिटेंस आता है इतना आता है बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, L मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंडर, log E RB अपॉन RA। RB मतलब RB जो है वो यहाँ पर R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हैं। R2 मतलब आउटर सिलेंडर का रेडियस, और R1 इनर जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस, या RB वो तो डिपेंड, अगर हम बाहर वाले का RB है तो अंदर वाले का RA होगा। ठीक है, तो ये है, तो इतना आता है बेटा। अब देखो ज्योमेट्री चेंज हुई तो कैपेसिटेंस भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो क्लियर? तो जो कैपेसिटेंस और डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड, और साथ में साइज ऑफ द कंडक्टर। क्लियर हो गया? और साथ में नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके बेटा, थैंक यू।